नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। हम एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हैं हिंदी की एक कक्षा को लेकर। आज हम कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 के अध्याय 7 के एक कहानी को लेकर प्रस्तुत हैं। इस कहानी का नाम सिक्का बदल गया है और इसकी लेखिका कृष्णा सोवती हैं। यह कहानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। जो हम विभाजन की त्रासदी की बात करते हैं, आप देखेंगे कि विभाजन ने कितने घरों को किस प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, वो इस कहानी के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, जैसा कि हम करते हैं प्रत्येक कक्षा में, कि 3 खंडों में हम देखते हैं। सर्वप्रथम रचनाकार के बारे में जानते हैं, फिर रचनाकार ने किन रचनाओं को लिखा है जिसके कारण उनको प्रसिद्धि मिली है, उनके बारे में जानते हैं, और उसके पश्चात हम कहानी या फिर अन्य विधाओं की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम एक संक्षिप्त परिचय इसकी जो लेखिका हैं कृष्णा सोवती का, उसे हम देखते हैं। यदि इनके जन्म की बात करें तो 18 फरवरी 1925 को इनका जन्म हुआ, और इनका जन्म जिस जगह पर हुआ वह गुजरात राज्य जो अभी वर्तमान में हमारा है, उस गुजरात में एक हिस्सा था जो अब पश्चिमी पंजाब उस समय कहा जाता था, किंतु वह अब पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वहाँ इनका जन्म हुआ। यदि इनके निधन की बात करें तो वर्तमान में कुछ ही वर्ष पूर्व 25 जनवरी 2019 को एक लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हुआ, और हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेखिका को खो दिया। यदि इनकी वृत्ति की बात करें तो ये स्वतंत्र लेखन करती रहीं अपने पूरे जीवन काल में। इन्हें कई सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। उनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान साहित्य, अकादमी की 72 सदस्यता, और बिहार सरकार के द्वारा बिहार का राजेंद्र शेखर सम्मान सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार, जिनमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसे हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें 2017 में प्रदान किया गया है। यदि इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें, प्रमुख कृतियों की बात करें, तो यारों के यार, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम आदि उपन्यास, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के आदि कहानी संग्रह, हम हशमत शब्दों के आलोक में इत्यादि शब्दचित्र और संस्मरण हैं। इनके बारे में यदि और विस्तृत जानकारी हम देखें तो हम पाते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व जैसे प्रेमचंद एक महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, उसी प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात कृष्णा सोवती हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम बनकर उभरती हैं। स्वतंत्रता के बाद के हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोवती एक बड़े समर्थ कद्दावर रचनाकार का नाम है। कृष्णा एक महिला कथाकार हैं, किंतु उनका कथाकार व्यक्तित्व महिला होने की किसी रियायत या खासियत पर जिंदा नहीं है। अर्थात यह कथाकार हैं, लेकिन यह इसलिए इनको प्रसिद्धि नहीं मिली है कि यह एक महिला है, अपितु इनकी कहानी में वह विशेषता रही है, वह क्षमता रही है कि इन्हें कहानीकारों की श्रेणी में अग्रगण्य माना गया है। उनके कथा साहित्य की आधारभूत शक्ति, सामर्थ्य और वैशिष्ट्य उनके महिला होने पर मुनहसर नहीं है। उनके स्रोत और उनकी जड़ें विशाल जीवानुभव, कल्पनाशील कथा प्रतिभा, भाषा सामर्थ्य,
कलात्मक अंतर्दृष्टि और मनस्वी बौद्धिकता में है। अर्थात उनकी जो क्षमताएं हैं वो कई प्रकार से हम देखते हैं। उनकी चाहे कल्पनाशीलता की बात करें या मनुष्यों को देखने की उनकी दृष्टि, जिस रूप में उन्होंने आम जनता को देखा और उनका जो लंबा अनुभव रहा, हमने देखा कि उनका जन्म जिस जगह पर हुआ और जिस समय हुआ वह समय एक प्रकार से संक्रमणकालीन समय था और उस समय में उनका बढ़ना, उस परिस्थिति को जीना, वह सारी उनकी कहानियों में हमें देखने को मिलता है। कृष्णा सोबती में अथक अप्रतिहत नैतिक साहस तथा मानसिक स्वातंत्र की आध्यात्मिक शक्ति है। यह शक्ति सामर्थ्य उनके लेखक को कभी पुराना नहीं पड़ने देती। अर्थात इनके लेखन की जो शक्ति है वह समकालीन है। यानी जो कहानियाँ इन्होंने 50 वर्ष पूर्व भी लिखी, यदि अभी भी उन कहानियों को पढ़ा जाए तो वह उतनी ही समकालीन प्रतीत होती हैं जितनी कि जब वह लिखी गई थी। ये खासियत इनकी कहानी में है। नित्य नई ताजगी और उत्साह के साथ वे अपने पुराने नए अनुभवों के भीतर से कोई सूत्र, कोई सिरा उठाकर एक अपूर्व कृति पेश कर देती हैं। प्रकृति, समाज, परिवेश और व्यक्तियों के साथ उनके संबंध नित नए हैं और इसी ताकत के सहारे वे समय के साथ हम कदम बनी रहती हैं। कृष्णा में परिवेश और मानव चरित्रों के अंतर मन में बैठने तथा मानव संबंधों के नए नए रूपों, भंगिमाओं को समझने, उनके मर्म को जज्ब करने की अद्भुत सामर्थ्य है। यानी मनुष्य के अलग अलग परिवेश, उनकी जिंदगी, उनके अलग अलग पहलुओं पर एक अलग प्रकार की दृष्टि सोबती जी रखती हैं, जो उनकी कहानियों में हमें बरबस देखने को मिल जाता है। यह अंतर्दृष्टि उनका स्वयं का जिया हुआ जीवन जो है उसमें उन्होंने उस अवसाद को झेला, उस मार्मिकता को उन्होंने महसूस किया जो विभाजन के वक्त आम लोग महसूस कर रहे थे। वह स्थिति जो है उन्होंने चूंकि झेली थी, उन्होंने वह महसूस किया था, अतः उनकी कहानियों में ये सारे द्वंद्व हमें देखने को लगातार मिलते रहते हैं। उन्होंने हिंदी कथा को कई अविस्मरणीय चरित्र दिए हैं। कृष्णा सोबती की कथा भाषा वैविध्यपूर्ण और बहुरूपा है। यानी उनकी कथा जो है वैविध्यपूर्ण है और बहुरूप है, अर्थात कई रूप इनकी कहानियों में हमें देखने को मिलता है, कई प्रकार के। कोई एक चरित्र या एक कहानी को लेकर ही कई कहानियां नहीं गढ़ती हैं ये, बल्कि हर कहानी में एक नया दृश्य, एक नया रूप और एक नए चरित्र की हम अभिवृद्धि देखते हैं इनकी हर प्रत्येक कहानियों में। उसमें संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और अन्य देशज विरासतों का ऐसा घोल है जो एक दिलचस्प रंगत लिए उभरता है। परिवेश, परिस्थिति और चरित्रों के मुताबिक वे अपनी भाषा को एक संयत और कलात्मक रूप देती हैं, जिससे किताब से बाहर असली जिंदगी का आभास होता है। यानी इनकी कहानियों में हम देखते हैं कि मनुष्य जिन चीज़ों को, जिन स्थिति को जीता है, वह जो अनुभव प्राप्त करता है, और हम आसपास, हमने कहा कि समकालीन, तो समकालीन केवल इस अर्थ में नहीं कि वह वक्त के एक मोड़ को तोड़ देता है, बल्कि यह कि उस जिस समय भी हम अपने आसपास जिन लोगों को देखते हैं, जिन व्यक्तियों को देखते हैं, उनकी ज़िंदगी से हम इनकी कहानियों को जोड़ पाते हैं। यानी हमें ऐसा लगता है, हर पाठक को यह लगता है कि यह कहानी उसकी कहानी है या उसके आस पड़ोस की कहानी है। इस प्रकार की कहानियों को सृजित करने में इन्हें अपूर्व सफलता मिली है। कृष्णा सोबती के पास भारत विभाजन का दर्द भरा निजी अनुभव है, जिसे हम उनके कथा साहित्य में एक त्रासदी के रूप में उपस्थित पाते हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप में, यानी दोनों ही रूप में हम देखते हैं कि इन्होंने जो अपने ज़िंदगी में जिन दुखों को झेला है वह इनकी कहानियों में भी उभरता है। कहना न होगा कि यह हमारी राष्ट्रीय त्रासदी है, जिसको स्मृति लोकमानस में अमिट है। यहाँ प्रस्तुत कहानी सिक्का बदल गया भारत विभाजन की
इसी पीड़ा भरी पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है और हिंदी को एक प्रसिद्ध कहानी मिली है। कहानी में विभाजित भारत के उस हिस्से जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, उस हिस्से की रहने वाली शाहनी अपनी दुख भरी स्मृतियां, संबंध, खेत, हवेली और जैसे अपनी पूरी जिंदगी को छोड़ शरणार्थी होकर इस पार आती हैं, क्योंकि सिक्का बदल चुका है, मुल्क बंट गया है, निज़ाम बदल गया है। इस दारुण यथार्थ के आगे हिंदू और मुसलमान होना सचमुच कितना सतही और तुच्छ लगता है। कहानी एक साथ कई कोणों से सोचने और महसूस करने के लिए हमारे आगे बहुत कुछ रख देती है। अर्थात यह जो प्रस्तुत कहानी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिक्का बदल गया, इस कहानी में शाहनी नाम की एक महिला है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को, या कहें 14 अगस्त 1947 को ही भारत 2 खंडों में विभक्त हो गया। तो पाकिस्तान जहाँ की यह चर्चा चल रही है, वहाँ एक महिला है शाहनी, और वहाँ से वह अपने पूरे घर को, अपने गांव को, अपने खेत खलिहान को, इन सभी चीज़ों को छोड़कर मजबूर है आने के लिए भारत में, चूँकि सिक्का बदल गया है। अर्थात यानी जो सियासत है, वहाँ के बैठे लोग अब बदल चुके हैं, वहाँ पे अब दूसरे का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जनता को यह अधिकार नहीं है कि वह जहाँ है, जहाँ वह खुशी के साथ, सुख के साथ रह रहा था, वहीं रहे, बल्कि अब मजबूर होकर वहाँ से उसे विस्थापित होना पड़ रहा है और दूसरे जगह जाना पड़ रहा है। और इस दुख को दिखाती हुई यह कहानी बड़ी मार्मिक लगती है हमें। आइए कृष्णा सोबती क्या कहती हैं उनके बारे में सुनते हैं। यह सोबती वैद्य संवाद है, यानी बातचीत कर रही थी कृष्णा सोबती। वो लिखती हैं कि यह क्या है, विभाजन कैसी घटना है, उसके बारे में। विभाजन जैसी ऐतिहासिक घटनाएं जो संघर्ष के बाद किसी एक देश के विभाजन और नए देश के जन्म का कारण भी बनी हों, उनके राजनैतिक और सामाजिक विश्लेषण के बिना ही एक तरफा दोषारोपण करना भोलापन ही होगा। यानी बिना स्थिति को जाने हम यदि किसी पर दोषारोपण करते हैं कि इसकी गलती है, या समाज के इस वर्ग की गलती है, या इस धर्म की गलती है, तो ये कहीं ना कहीं भोलापन, ये अपनी भाषा में एक सहृदयता रखती हैं कि वो भोलापन ही कह रही हैं। यद्यपि यह अजीब प्रकार की स्थिति है कि बिना वस्तु स्थिति को जाने हम किसी की भी आलोचना करने लगते हैं, बिना यह जाने कि यह धर्म से संबंधित कोई भी बात नहीं है, लेकिन किसी खास धर्म के समुदाय को हम दोषी ठहराने लगते हैं। यह कहना कि यह दल अथवा वह दल, समुदाय, जाति, संप्रदाय ऐसा करने का गुनहगार है। हिंसा, नरसंहार, आगजनी, मारकाट और राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं में से लुप्त होते हुए सिर्फ एक समुदाय विशेष को अपराधी करार देना न राजनैतिक विश्लेषण होगा और न ही साहित्यिक अथवा ऐतिहासिक। विभाजन ऐसे ऐतिहासिक विघटन की मानवीय स्मृति है जिसे भूलना नामुमकिन है और याद रखना खतरनाक। यानी कि ये सारी घटनाएं जो विभाजन के वक्त होती हैं, किसी भी देश का जब विभाजन होता है तो उस विभाजन के समय हिंसा, नरसंहार, आगजनी, मारकाट, आम लोगों के साथ जो इस प्रकार का व्यवहार होता है वह किसी भी स्थिति में जायज़ नहीं है। और इसके लिए बिना स्थिति को जाने किसी एक दल या किसी एक समुदाय को या किसी एक धर्म को दोषी ठहरा देना यह कहीं से भी न्यायपूर्ण उचित नहीं होता है। इसकी चर्चा कर रही हैं और ये लिखती हैं कि ऐसी घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं ऐसी हैं जिसको यदि हम याद रखें तो खतरनाक है और भूलना नामुमकिन है। यानी न हम उसे भूल सकते हैं और न हम उसे याद कर सकते हैं। ये ऐसी त्रासदी है। आगे वो कहती हैं, लिखते हुए मेरे लेखक की मन स्थिति किसी भी हालत में अंदर और बाहर दोनों को भरसक समेट कर लिखने की होती है। लेखक के रूप में मैं रचना पर अपना एक छत्र अधिकार नहीं मानती। यानी एक लेखक स्वतंत्र होता है
कहानी को, निबंध को या किसी भी विधा को अपने विचार से मोड़ने के लिए। वह स्वतंत्र होता है, वह जैसा चाहे उस कहानी को या उपन्यास को उस दिशा में मोड़ दे। उसकी परिणति कैसी हो यह उसके विवेक पर निर्भर करता है। किंतु यहाँ कृष्णा सोबती कहती हैं कि विभाजन जैसे मुद्दे पर अगर मैं लेखनी चलाती हूँ या लिखती हूँ तो उसमें मैं स्वतंत्र नहीं होती हूँ, अपितु मैं यह सोचती हूँ कि जो स्थिति वास्तव में है उसको उसी प्रकार से पेश किया जाए ताकि जो पाठक है, पाठक के मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़े और एक अमिट छाप छोड़ दी जाए। आगे लिखती हैं, लेखक जैसे चाहे उससे खेले, पात्रों के खेल को अपनी मनचाही दिशा में मोड़े, यह वीटो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की। वही बात जो मैं अभी कर रहा था। लिखते वक्त लेखक का ध्यान अपनी ओर नहीं, पात्रों पर, उभरते पाठ पर केंद्रित होता है। यानी कि जब कोई रचनाकार किसी कृति की रचना कर रहा होता है, यानी कुछ लिख रहा होता है, तो यदि वह केवल अपने विवेक का प्रयोग करता है तो वह एक प्रकार से काल्पनिक वस्तु बन जाती है, काल्पनिक चीज हो जाती है। किंतु यदि वहाँ हम लेखक के दृष्टिकोण से न सोचकर यदि पाठक के दृष्टिकोण से सोचें और रचना करें तो वह जो, चाहे वह कहानी हो, निबंध हो या कविता हो, जो रचना होगी वह अद्वितीय रचना होगी, एक अलग प्रकार की रचना होगी। हर पाठक पढ़ेगा तो उसे वह अपनी रचना लगेगी। तो हमने कहानी से पूर्व रचनाकार के बारे में एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया और यह भी जाना कि यह जो प्रस्तुत कहानी है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो अब हम कहानी प्रारंभ करते हैं। तो आइए, कहानी यहाँ से शुरू होती है। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी, अर्थात सुबह हो रहा था। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। शाहनी जो इसकी प्रमुख पात्र है वह जाती है स्नान करने और सुबह का वक्त है, एकदम प्रातःकाल सूर्योदय का वक्त है। वह जाती है और श्री राम का उच्चारण करती हुई वह पानी में जाती है और नींद खुली नहीं है ठीक से, अपनी आँखों को वह पानी से भिगोती है और फिर नहाने लग जाती है। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थीं। दूर कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अनगिनत पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। यानी वह प्रतिदिन यहाँ नहाने आया करती थी और नहाने के दौरान ऐसा महसूस उसे कभी नहीं हुआ था। ऐसा लगा जैसे रेत एकदम पड़ी हुई है शांति के साथ। तो नहाने तो इस वक्त वह प्रतिदिन आती थी, लेकिन इस प्रकार का आभास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। और जब वह नहा कर निकलती है, कपड़े पहन लेती है और जब वह देखती है नीचे रेत पर, तो वह केवल अकेले आती है, लेकिन वहाँ देखती है कि रेत पर हमारे पाँव के निशान बन जाते हैं। तो वह देखती है कि पाँव पर, रेत पर पाँव के केवल उसके निशान नहीं हैं, बल्कि और भी कई लोगों के पाँव के निशान हैं। तो वह थोड़ी घबरा जाती है, सहम जाती है। आगे हम देखते हैं। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहां नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, शाहनी सोचती है। एक दिन इसी दरिया किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाह जी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं,
आज वह अकेली है, शाह जी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? यानी शाहनी जो इसकी प्रमुख पात्र है वह याद कर रही है इस जगह को। जब हमें किसी जगह पर कुछ अजीब सा आभास होता है तो हम याद करने लगते हैं, अपनी पुरानी विस्मृति हमें याद आने लगती है। तो यहाँ शाहनी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वह नहा चुकी है। नहाने के पश्चात जब वह देखती है कि रेत में उसके अलावा और भी पाँवों के निशान हैं, थोड़ी सहम जाती है। फिर अचानक उसे याद आने लगता है कि यही वो जगह है जहाँ वो सबसे पहले दुल्हन बनकर आई थी। शाह जी जो इसके पति थे, शाह जी को की याद आने लगती है। उसके पश्चात अपने पुत्र को याद करती है जो पढ़ा लिखा था, जैसा कि कहानी में बताया गया है। किंतु ऐसा बार बार नहीं होता था, अचानक आज ऐसा होने लगा इसके साथ। तो यह थोड़ी अजीब सी स्थिति इसकी हो जाती है। सोचती है ऐसा क्यों याद आ रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया आज सवेरे सवेरे। तो ये कहानी देखकर हम समझेंगे। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों से धुआं उठ रहा था। सुबह का वक्त था, तो सुबह के वक्त में गाँवों में अक्सर प्रातःकाल यानी चूल्हा जोड़ने का रिवाज होता था। अब तो शायद गांव की वह जो परिपाटी थी वह धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है, किंतु यह कहानी जिस वक्त की है उस वक्त यह आम बातें होती थी। तो यह जब नहाकर घर लौट रही है तो लीपने का जो काम होता था वह प्रातःकाल में होता था। तो लीपा जा चुका है घर चारों तरफ, तो घर से जहाँ से गुजर रही है देख रही है कि धुआं उठ रहा है आंगन से। तो आंगन से धुआं उठना, ये सारी चीज़ें गांव, जब आप किसी कहानी को पढ़ते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि उस कहानी में चित्रण जो किया जा रहा है उस वक्त का, उस समय का, तो अगर आपने उस स्थिति को जिया है तो आप कल्पना करने लगते हैं कि कैसा माहौल होगा। लेकिन यदि आपने उस स्थिति को देखा ही नहीं है तो आप कल्पना, उस स्तर तक आपकी कल्पना नहीं जा सकती है जैसा कि जिसने जिया है वो कर सकता है। तो इस कहानी में ऐसी चर्चाएं आपको बहुत मिल जाएंगी, जो एक गांव का जो हम कल्चर जिसे अपनी भाषा में कहते हैं, वो कल्चर कैसा था और कैसा होना चाहिए, इसकी झलक हमें मिल जाती है इस कहानी में बार बार। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाह जी की ही असामियाँ हैं। देखिए, असामियाँ ये शब्द जो है यहाँ, असामियाँ जो खेतों में काम करते हैं उन लोगों को वहाँ असामियाँ कहा जाता था। यानी एक तरह से पट्टे पर, या यानी जिसे हम कहते हैं खेत, हमारे यहाँ जो खेत में काम करते हैं, हमसे खेतों को कुछ दिन के लिए लेकर और उस पर जो अनाज उपजाया करते हैं उन्हें असामियाँ कहा जाता है। इस शब्द यहाँ इसीलिए आया है। शाहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। अपने खेत को देख रही है, फसल को देख रही है। यह सब शाह जी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई ज़मीनें, ज़मीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, ज़मीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है। वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। इनके घर में रहता है शेरा। अपने पास पड़ा गड़ा सा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, आई हैं सैना सैना। शाहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था
कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरे शेरे, शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई हैं, रब तैनू मौत दे दे। इनके घर में एक लड़का रहता है, शेरा जिसका नाम है। उसकी माँ मर गई थी तो उसका लालन पालन इन्हीं के घर में हुआ, शाहनी के घर में। तो अभी स्थिति ऐसी है, पृष्ठभूमि में हमने देखा था कि विभाजन की स्थिति है और जो लोग पाकिस्तान में थे उन लोगों को पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना है, अपना घर बार छोड़कर और यहाँ आना है। उस स्थिति में शेरा चूंकि ये सारी चीज़ें जान रहा है, शाहनी अभी अनभिज्ञ है, उसे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन शेरा जो उनके घर में रह रहा है उसे इसकी जानकारी है। ऐसी स्थिति में शेरा सोच रहा है कि इस घर में जितना सोना चांदी बचा हुआ है उसको लेकर चला जाए, और इसी की तैयारी वो कर रहा है घर में कि अचानक शाहनी आ जाती है और वह चिल्लाने बुलाने लगती है, आवाज़ लगाने लगती है। तो ये, और इसकी आप भाषा देखेंगे तो चूँकि गुजरात जो प्रदेश है वहाँ के आसपास की कहानी है, तो उधर पंजाबी भाषा और यह पश्चिमी पाकिस्तान जिसे हम कहते थे तो वहाँ की भाषा पंजाबी थी। तो इसमें आप जो बातचीत में भाषा का प्रयोग जो देखेंगे वो पंजाबी भाषा का आप प्रयोग देखेंगे, जैसे यहाँ हम देख रहे थे अभी शेरा जिस भाषा में बात कर रहा होता है। तो आज हम कहानी के एक हिस्से तक पहुँच पाए हैं, लेकिन हमने यह देखा कि यह बड़ी रोचक कहानी है और कहानी के अंत तक जाते जाते आप महसूस करेंगे कि कहानी में आप डूब जाएंगे। आपको ये महसूस होगा कि विभाजन जितना हमें बोलने में जितनी आसानी होती है, ये शब्द विभाजन, उसे झेलने वाले के लिए कितना मुश्किल होता है वह वक्त और वो समय। तो हम आगे इसी कहानी के साथ फिर अगले भाग में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।